आज चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर और मैं आपको समझाता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और किस तरीके से ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है और उस ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर कहां से ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड आता है। डायरेक्ट आप इस कंटेनर को देखिए, ये जो कंटेनर टाइप जो भी चीज मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम बोलेंगे हम इसे। इसके अंदर जो भी चीज है वो मैं इस बार समझा देता हूं। ये सबसे पहले जो ये आपको पार्टीशन नजर आ रहा है, ये एक्चुअली में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन दो पार्ट्स को सेपरेट कर रही है, मगर आप जानते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो पूरी तरीके से चीजों को परमिट नहीं करती है, मतलब अंदर बाहर नहीं जाने देती है। परमिट तो करती है, परमिएबल है, मतलब इसके थ्रू अंदर और इस तरफ यानी लेफ्ट राइट जाया जा सकता है, लेकिन सेमी परमिएबल है। तो मतलब सेमी वर्ड का मतलब है कि पूरी तरीके से पार्टिकल्स का ये परमिट नहीं करती है। तो वो कौन से पार्टिकल्स हैं जिनका ये परमिट नहीं करती है? तो सबसे पहले मैं एक बात समझाता हूं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, वैसे ये एक सॉल्वेंट है और मैं वाटर से ही समझाने वाला हूं। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, काफी छोटे मॉलिक्यूल हैं ये सॉल्वेंट के। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते होंगे, ये यहां कोलाइड करता होगा, ये यहां कोलाइड करता होगा, ये यहां कोलाइड करता होगा। तो ऐसा भी होता होगा कि पार्टिकल इस होल के थ्रू दूसरी ओर चला जाए। ये दूसरी ओर हो गया, यहां से जाता है पार्टिकल और यहां से निकल जाए, दूसरी ओर आ जाए। तो इसे कहते हैं परमिट होना, यानी पार्टिकल एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं, सेम दूसरी तरफ से हो रहा है। मान लीजिए पार्टिकल यहां आता है और यहां आने के बाद ये पार्टिकल इस होल के थ्रू यहां चला जाता है। तो मतलब यहां पार्टिकल्स का परमिट हो रहा है, पार्टिकल लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्योर वाटर है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो पार्टिकल्स के आपस में कोलिजन से, वॉल से कोलिजन से, कुछ पार्टिकल इधर से इधर होल के थ्रू आते जाते रहते हैं। होल्स काफी छोटे हैं, हालांकि इतने बड़े हैं कि ये वाले पार्टिकल्स तो इनके अंदर बाहर हो सकते हैं, लेकिन हर तरीके का पार्टिकल होल्स से अंदर और बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मेम्ब्रेन का नाम सेमी परमिएबल है, क्योंकि हर तरीके का पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर और बाहर होकर नहीं जा सकता। जैसे हमारे घर का गेट है, वो घर का गेट भी जो हमारा है वो हर चीज को अंदर बाहर नहीं आने देता है। मैं घर के गेट के साइज का हूं तो मैं तो अंदर या बाहर आ सकता हूं। अब तुम घर के गेट से एक बस अंदर घुसाना चाहो या एक हाथी घर में घुसाना चाह रहे हो गेट से, तो ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि हमारा घर का जो गेट का साइज है वो हर चीज को परमिट करने के लिए अंदर बाहर नहीं बना है, जैसे कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये अलग अलग सब्सटेंसेस की बनी होती है। आप एनसीईआरटी या रिफ्रेशर्स में देखेंगे, ऐसी बहुत सी आपको चीजें मिल जाएंगी जिससे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। ये कोई बहुत बड़ा हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। आप ऑस्मोसिस को समझिए पहले, व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो मैं पहली जो चीज समझा रहा हूं वो ऑस्मोसिस है। अभी तक जो मैंने समझाया है वो ये है कि क्यों पार्टिकल्स इस होल के थ्रू अंदर बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उनका होल्स का साइज उनके मुकाबले काफी बड़ा है। तो ये पार्टिकल इस होल में से गुजरकर इधर जा सकता है। तो कहां ज्यादा फ्लो हो रहा है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? तो आंसर है दोनों तरफ सेम फ्लो हो रहा है। यानी मैं एक मार्क लगा देता हूं ऐसे कि जितने मॉलिक्यूल वाटर के इधर से इधर जाते हैं उतने ही मॉलिक्यूल वाटर के इधर से इधर आते हैं, यानी यहां इक्विलिब्रियम अटेन है। मगर हम यहां प्योर लिक्विड्स की बात नहीं करते हैं, ये सॉल्यूशन चैप्टर है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस साइड कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, मतलब एक सॉलिड चीज मैं इसमें डिसॉल्व करता हूं। जैसे मैंने इसमें ग्लूकोज डिसॉल्व किया, जिसके मॉलिक्यूल काफी बड़े होते हैं वाटर के मुकाबले। यूरिया, काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना है मुझे इसमें। छोटे अगर सोल्यूट पार्टिकल हो तो अभी हम डिस्कशन का दायरा उतना नहीं बढ़ाएंगे। अभी हम मान के चलेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट काफी बड़े हैं। लास्ट में देखते हैं, मैं आपको छोटे पार्टिकल्स के बारे में भी बताऊंगा।
तो ये मैंने कुछ पार्टिकल्स यहां पर ड्रॉ किए हैं। ये पार्टिकल क्या है? ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो मुझे लिखने दीजिए, हाँ, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल, सॉलिड सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जैसे सॉलिड, कोई सॉलिड है, सॉलिड जैसे ग्लूकोज एक एग्जांपल है, मैंने इसमें ऐड किया। अब आप सिचुएशन को समझे। इस तरफ प्योर वाटर है, बिल्कुल प्योर, और इस तरफ वाटर प्लस ग्लूकोज है, यानी ये एक सॉल्यूशन है। ये प्योर वाटर नहीं है, ये एक सॉल्यूशन है। तो मैंने यहां एक सॉल्यूशन लिख दिया। तो चलिए इसी बारे में बात करते हुए अब आप जरा कंडीशन को समझिए। ये जो हिस्सा है ना, ये प्योर सॉल्वेंट वाला पार्ट है और ये हिस्सा सॉल्यूशन है। ठीक है जी, ये प्योर सॉल्वेंट है। मैं बिल्कुल क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं कि सिचुएशन क्या है। ये प्योर सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट है। क्या ये बड़े वाले पार्टिकल अगर इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरफ आना चाहे तो क्या ऐसा होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि साइज बड़ा है और ये होल्स इतने बड़े साइज के पार्टिकल्स को अंदर बाहर यानी परमिट करने के लिए नहीं बने हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेमी इसीलिए है क्योंकि वो इस तरीके के बड़े पार्टिकल्स को अपने अंदर से होकर नहीं जाने देना चाहती है या नहीं जाने देती है। लेकिन इस फ्लो के बारे में क्या? पहले ये फ्लो जितने पार्टिकल लेफ्ट से राइट में जाते थे उतने ही राइट से लेफ्ट में। तो लेफ्ट से राइट में जाने वाले पार्टिकल्स के साथ तो कुछ नहीं हुआ है क्योंकि वो पार्टिकल तो अभी भी उसी सिचुएशन में है जैसे पहले थे। मैंने यहां कुछ भी ऐड नहीं किया है, यहां मैंने ये ब्लू मॉलिक्यूल्स ऐड किए। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स यहां ऐड हैं और इन पार्टिकल्स को होल्स के थ्रू इस तरफ जाना है, तो जब ये मॉलिक्यूल नहीं थे और अब ये मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों कंडीशंस के मुकाबले इन पार्टिकल्स के लिए इस तरफ फ्लो करना कब मुश्किल है? आंसर है अब, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से इन पार्टिकल्स के लिए, लेफ्ट वालों के लिए राइट की तरफ मूव करना होल्स से इन ब्लू वालों से कोई हेल्प होने वाली है। बल्कि ये ब्लू वाले पार्टिकल, जैसे एक ये पार्टिकल मूव करने जा रहा है इस होल की तरफ ताकि दूसरी तरफ निकल जाए, लेकिन ऐसे बड़े बड़े ब्लू पार्टिकल्स इसके सामने आएंगे, यानी कि ऐसे बहुत सारे अंदर पार्टिकल होंगे और ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बनेंगी जिसमें ब्लैक वाले पार्टिकल यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू राइट साइड जाने, लेफ्ट साइड जाने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ ये पार्टिकल ऑब्स्ट्रक्शन की तरह बिहेव करेंगे। तो इन पार्टिकल्स के आ जाने से जो नेट फ्लो इस तरफ होता है ना, इस तरफ का फ्लो डिक्रीज हो जाता है। मतलब इस तरफ फ्लो नहीं, हाँ नहीं, नीचे लिखते हैं, चलिए, इस तरफ फ्लो कम हो जाता है, डिक्रीज फ्लो, डिक्रीज, और इस तरफ का जो फ्लो है वो लगभग वही है, तो फ्लो इंक्रीज। तो मतलब लेफ्ट से राइट जाने वाले पार्टिकल्स का तो फ्लो वही स्पीड है, मगर लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाने वाले पार्टिकल्स के लिए ये ब्लू वाले पार्टिकल ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए पार्टिकल्स के लिए इस तरफ जाना मुश्किल हो गया। तो इस वजह से इस तरफ ज्यादा फ्लो है, मतलब पार्टिकल इसी तरफ फ्लो कर रहे हैं, इस तरफ आने वाले कम है और इस तरफ जाने वाले पार्टिकल ज्यादा है, यानी वाटर का नेट फ्लो इस तरफ है। किस तरफ से? प्योर वाटर से सॉल्यूशन की ओर, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की ओर। तो अगर प्योर वाटर से सॉल्यूशन की ओर, यानी यहां से यहां फ्लो कर रहा है वाटर ज्यादा तेज, तो इससे यहां का वॉल्यूम बढ़ेगा, यहां मतलब सॉल्वेंट बढ़ेगा, और अगर यहां सॉल्वेंट बढ़ेगा तो ये पिस्टन, इस पिस्टन को देखिए, ये फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन मान के चलिए, फ्रिक्शन लेस वेटलेस भी मान लीजिए। इसका मतलब समझते हैं फ्रिक्शन लेस वेटलेस का?
कि ये पिस्टन बिल्कुल फूल जैसा है, ऐसे है ऐसे। तो अगर इसमें मैं फूंक भी मारूंगा ना तो ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा मूव करने से, क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस है। तो मतलब बड़ी आसानी से ये मूव करता है, बिल्कुल फूल की तरह रखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर यहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आएंगे, बढ़ेंगे इस तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अगर अंदर बढ़ेंगे ज्यादा तेजी से, तो क्या होने वाला है? तो होने ये वाला है कि ये कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट बढ़ जाने वाला है और पिस्टन कहां खिसक जाने वाला है? ऊपर। क्योंकि सॉल्वेंट बढ़ने से पिस्टन पर प्रेशर लगेगा और पिस्टन कहां मूव करेगा? ऊपर। और यहां से पिस्टन नीचे, ऐसे। तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ऐसा। जहां ये पिस्टन मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये पिस्टन मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है और ये पिस्टन मैं थोड़ा ऊपर दिखाऊंगा, ऊपर। तो सबसे पहले एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं, ओस्मोसिस। तो व्हाट इज ओस्मोसिस? तो ये लेवल में जो डिफरेंस है ये आप समझे कैसे आया है। अब इस डिफरेंस को छोड़िए, अभी एक बात पर आ जाइए कि ओस्मोसिस क्या है। ओस्मोसिस का मतलब है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूव करना। या अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, गाढ़ापन, तो गाढ़ा वो होता है जिसमें सोल्यूट ज्यादा हो, कंसंट्रेशन। अब यहां तो कंसंट्रेशन 0 है क्योंकि यहां तो सॉल्वेंट ही है, सोल्यूट नहीं है। यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मतलब ये एरिया लो कंसंट्रेशन वाला एरिया है और ये एरिया हाई कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब कि लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना क्या कहलाता है? ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस का मतलब है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूव करना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है ओस्मोसिस का। इसके बहुत सारे एग्जांपल है जिसके बारे में मैं बात करूंगा कुछ देर में। अब वर्ड आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, कि मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोसिस तो मेरे समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस का मतलब है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन की तरफ मूव करना। और ये नेट फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाले पार्टिकल इधर वालों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्लो तो दोनों ही तरफ है, मगर इस तरफ का फ्लो तेज है, और अगर इस तरफ का फ्लो तेज है तो ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब आप एक चीज सोचिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है। अगर मुझे आप समझ रहे हैं कि इस तरफ से एक प्रेशर लग रहा है, या ऐसे समझ के चलिए यहां से एक प्रेशर लग रहा है और वो प्रेशर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को इस तरफ पुश करता है और इसलिए पिस्टन ऊपर उठता है। तो अगर मुझे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को इस तरफ जाने से रोकना है, लेफ्ट से राइट जाने से रोकना है, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं पिस्टन को नीचे दबाता हूं, नीचे। ठीक है जी, मैं पिस्टन को नीचे दबाता हूं। तो जब मैं पिस्टन को नीचे दबाऊंगा, नीचे, तो क्या मुझे यहां कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा? हाँ। तो अगर मैं पिस्टन को ऐसे नीचे दबाऊंगा तो मुझे प्रेशर होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर मैंने वो प्रेशर रिलीज किया तो पिस्टन ऊपर भाग जाएगा, और अगर मैंने वो प्रेशर लगाए रखा और मैंने इसे मूव करने नहीं दिया पिस्टन को, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का अंदर आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर स्पेस नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल अंदर आएंगे तो पिस्टन स्पेस को बढ़ाता रहता है और मॉलिक्यूल्स के अंदर आने वाले प्रोसेस को आसान बनाता रहता है। लेकिन अगर मैं इसे दबा दूं, तो दबा दूंगा तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मूव नहीं करेगा। तो ऐसा करने के लिए जो प्रेशर डाला जाता है, मान लो वो पाई है, तो पाई एक प्रेशर है। तो पाई प्रेशर क्या कर रहा है? पाई प्रेशर ने पिस्टन को नीचे दबाया, यहां दबाया, यहां से मिटा दीजिए। अब पिस्टन के नीचे दब जाने से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में फ्लो, प्रेशर रेगुलरली लगाए रखना है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर मूव नहीं कर पा रहे। तो जब पिस्टन को मैं हल्का सा नीचे दबाऊंगा तो ये एरिया भी, ये पिस्टन भी अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएगा। तो यहां
पिस्टन मूव करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस तरफ से हमेशा एक पुश लग रहा है जिससे पिस्टन ऊपर उठ रहा है। इस तरीके से समझिए, जैसे इस तरफ से नीचे और फिर इस तरफ से राइट साइड, और ये फील करता है ये ऊपर ऐसे। अब इस मोशन को रोकना है तो पिस्टन को मैंने नीचे दबाए रखा है। जैसे मान लो मैं इस पिस्टन पर एक ईट रख देता हूं, ये लो। तो ये जो प्रेशर मैंने पाई लगाया है, पाई सिंबल है प्रेशर का, तो जो प्रेशर मैंने पाई लगाया है ये प्रेशर इनफ है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को इस तरफ आने से रोकने के लिए। तो जो प्रेशर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन के अंदर मूव करने से रोकता है वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यानी ऑस्मोसिस को रोकने वाला प्रोसेस, यानी ऑस्मोसिस को रोकने वाला प्रोसेस है कि मैंने ऊपर प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स ने इधर मूव करना बंद कर दिया। किधर से? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस हो रहा था जब पिस्टन अपने आप ऊपर भाग रहा था तो वो प्रोसेस था ऑस्मोसिस। मगर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मैंने ऊपर प्रेशर लगाया वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसकी वो समझते हैं कि इक्वेशन किस तरीके से काम करती है। देखिए, ये मैं मिटा देता हूं यहां से, ठीक है जी। तो ये मैं यहां से रफ कर देता हूं यहां से। अब यहां एक चीज देखिए, हम जानते हैं कि PV इक्वल टू NRT होता है। PV इक्वल टू NRT और P इज इक्वल्स टू N/V RT। अब एक चीज देखिए कि प्रेशर जो नीचे से जो ये प्रेशर लग रहा है पिस्टन को ऊपर मूव कराने के लिए, उतना ही प्रेशर मुझे नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा ताकि पिस्टन मूव ना करे, ताकि दोनों बैलेंस कर ले। तो अगर मैं N/V, N है मोल और V है वॉल्यूम, N/V की बात करूं तो N/V होती है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, C कंसंट्रेशन, यानी एक्चुअली में ये मोलैरिटी है। मैं लिखता हूं कैपिटल M, MRT। मगर ये प्रेशर के बराबर है और इक्वेशन तो आइडियल गैस में बिहेव करती है, लेकिन यहां मेरे पास क्या है? सॉल्यूशन है। मगर आपको पता है कि ये सॉल्यूशन मैंने डाइल्यूट लिया है, ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं लिया है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें मैंने सोल्यूट के पार्टिकल नहीं लिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, इसलिए मैं ये इक्वेशन यहां लगा पाऊंगा, P इक्वल टू MRT। तो P प्रेशर है, वो प्रेशर जो सॉल्यूशन लगा रहा है ऊपर पिस्टन पर, और उतना ही प्रेशर नीचे से लगाना पड़ रहा है। तो अगर मैं ऊपर से लगाए जाने वाला ये प्रेशर निकाल लूं, मतलब नीचे से ऊपर लगाए जाने वाला प्रेशर निकाल लूं, तो ऊपर से नीचे भी मुझे उतना ही प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो इसे निकालने का मतलब है ये निकल जाएगा पाई। तो P की जगह हम यहां लिखते हैं पाई इक्वल्स टू, या यहां दोबारा लिखते हैं पाई इक्वल्स टू MRT, और M की जगह आप कर लीजिए C कंसंट्रेशन। तो ये पाई है मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन एनसीईआरटी में इसे इस तरीके से नहीं दिया है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करूं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन्होंने किस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है, सुनिए। इस तरफ नेट फ्लो है, मतलब पानी इस तरफ से इस तरफ फ्लो कर रहा है एक स्पीड से। अगर मुझे स्पीड बढ़ानी हो पानी के इस तरफ फ्लो करने की, तो इस सॉल्यूशन में और भी ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दो, और भी ज्यादा, मतलब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। अगर मैं इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, इस सॉल्यूशन की, तो उतनी ही तेज फ्लो इधर होने लग जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा मैं ब्लू पार्टिकल्स यहां डालूंगा उतना ही मुश्किल होगा वाटर के लिए इधर मूव करना, और उतना ही आसान होगा इधर वालों के लिए इधर मूव करना, और उतना ही ज्यादा प्रेशर पिस्टन पे लगेगा।
तो जितना ज्यादा फ्लो इस तरफ होगा उतना ही ज्यादा पिस्टन पे प्रेशर लगेगा और उतना ही ज्यादा प्रेशर आपको नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये जो प्रेशर है पाई, इसे कहा गया है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। किसकी मोलैरिटी? यानी ये जो पाई प्रेशर है, जितना ज्यादा ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा उतनी ही ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा मुझे ऊपर की तरफ। तो पाई, अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का अगर साइन हटा दूं तो CRT, ऐसे इक्वेशन को समझाया है एनसीईआरटी ने कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, और R और T दो कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और R तो होता ही क्या है, कांस्टेंट। अब एक चीज और, अगर आप शुरुआत में फिगर देखेंगे एनसीईआरटी में, तो एक उन्होंने एक प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए इक्वेशन समझाई। देखिए वो किस तरीके से, मान लो मैं एक U ट्यूब लेता हूं और इस पे मैं यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देता हूं, ये सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैं फिर से इसके अंदर ये ऐड करता हूं, ये फिर से मैंने ऐड किए क्या, सोल्यूट पार्टिकल मैंने इसमें फिर से ऐड किए। तो इस तरफ नेट फ्लो कम हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा पानी का फ्लो इस तरफ, और इधर के मुकाबले ये वाला फास्ट। तो इसका मतलब होगा कि पार्टिकल तेजी से इधर मूव करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही समय में ये लेवल डाउन हो जाएगा, ये लेवल डाउन, और ये लेवल ऊपर हो जाएगा, और ऐसे मूव कर गया क्योंकि इस तरफ नेट फ्लो ज्यादा था। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ने सॉल्वेंट को आसानी से मूव करने दिया मगर सॉल्यूशन को नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है सोल्यूट के वो बीच में आ गए, इसलिए सॉल्वेंट यहां वाला इजीली मूव नहीं कर पाया, लेकिन यहां वाला इजीली मूव कर गया, तो इसलिए लेवल ऊपर हो गया। अब समझते हैं कि कहां प्रेशर जाता है। इस तरफ का लेवल नीचे उठ गया और इस तरफ का ऊपर, मतलब यहां प्रेशर ज्यादा है। कितना? एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है इस तरफ, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी तरफ इस जगह पर सिर्फ किसका प्रेशर है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो अगर मैं इस जगह पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर डाल दूं तो दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो दोबारा सुनिए, इस तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी तरफ अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो यहां प्रेशर कम है, यहां एटमॉस्फेयर का प्रेशर है सिर्फ। तो अगर मुझे दोनों लेवल्स को बराबर करना है तो मुझे यहां और यहां वाला प्रेशर बराबर करना होगा। तो अगर मैं इस तरफ प्रेशर डाल दूं ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, जो कि मैं ऐसे निकालूंगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। अब मैं एरिया की जगह फोर्स की जगह लिखता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय ए। अब डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होती है, तो मैं मास की जगह लिख सकता हूं डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई ए। अब मैं वॉल्यूम, जैसा कि हम जानते हैं, ए मल्टीप्लाई एच होता है, यानी एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो मैं ए कैपिटल ए एरिया के लिए, तो मैं वी की जगह लिखूंगा कैपिटल ए मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाय ए। तो अगर मैं ए से ए काट दूं तो डी, जो कि एनसीईआरटी में डेंसिटी को रो लिखा हुआ है, डी की जगह डेंसिटी रो, और एच हाइट, और ए की जगह जी। तो जो प्रेशर पाई होगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर जो प्रेशर मुझे डालना पड़ रहा है वो होगा रो, एच और जी। तो इस तरीके की एक छोटी सी इक्वेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, जिसे मैंने थोड़ा सा इलैबोरेट करके यहां लिखा हुआ है। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले अलग अलग है। ये हाइट की टर्म में प्रेशर निकाला है और ये कंसंट्रेशन की टर्म में निकाला है। अब एक चीज आपने काफी सुनी होगी कि ऑस्मोसिस, यानी कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर
एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है यहां पर मैं बताता हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए जो वैल्यू है ना पाई की, अगर मैं आर और टी कांस्टेंट मान लूं, आर तो होता ही कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी अगर क्या हो कांस्टेंट, तो पाई की वैल्यू सिर्फ सी पर डिपेंड करेगी। जैसे 2 मोल पर लीटर, यानी इस 1 लीटर में सॉल्यूशन में 2 मोल हो सोल्यूट के। अब कौन से सोल्यूट के हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाई की वैल्यू पर, सोल्यूट के नेचर से नहीं। अगर सोल्यूट का नंबर 2 मोल है, यानी 2 मोल पर लीटर है, 2 मोल पर लीटर कौन सा सोल्यूट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू अगर आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, आर टी चेंज नहीं हो रहा है, तो सी ही बस चेंज होगा, कंसंट्रेशन पर ही पाई की वैल्यू डिपेंड करेगी। इस फॉर्मूले में नेचर का कहीं मतलब ही नहीं है, और कंसंट्रेशन नंबर पर डिपेंड करते हैं। अगर 2 मोल मैंने ग्लूकोज डाला, एक बच्चे ने 2 मोल फ्रक्टोज डाला, किसी ने यूरिया डाला, किसी ने 2 मोल कोई दूसरा सोल्यूट डाला, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाई की वैल्यू पर, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट ही है और सबकी मोलैरिटी 2 मोल पर लीटर आ रही है, क्योंकि सबने 2-2 मोल डाले हैं पर लीटर में, तो पाई की वैल्यू भी सेम आएगी। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर नहीं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, सोल्यूट के नेचर पर नहीं। तो आगे मैं इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और कुछ टाइप के ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बारे में, यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में आपको समझाऊंगा। पहले आप इन मैथमेटिकल इक्वेशंस पर थोड़ा अपना कमांड अच्छा कीजिए, इसके लिए वीडियो को बार बार देखिए।